जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई में? तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थित है? याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। कौन? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो जब भारतीय नहीं लगाया जाएगा, जब भारतीय नहीं पूछेगा तो याद रखेंगे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन हो जाएंगे? तो ओसबोर्न स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। और यदि पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको आप एमपीसी कहेंगे, में कुल कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। कितने? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी में आरबीआई के कितने सदस्य होते हैं? तो आरबीआई के कितने होते हैं? तो आरबीआई के कितने हो जाएंगे? तो आरबीआई के 3 सदस्य और सरकार के 3 होते हैं। कुल मिलाकर कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको आप कहेंगे एमएसएफ, कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। कब? तो 2011 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1949, 1969, 1980 या फिर 1991 में? तो भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? पहली बार कब हुआ? तो 1969 में। कब? तो 1969 में। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का किया गया था? बताएंगे, 6, 8, 14 या फिर 20? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का। अगला है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 2005, 2007, 2009 या फिर 2010 में? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 2007 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? 2001, 2004, 2005 या फिर 2008 में? तो भारत में आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? भारत में आरटीजीएस की शुरुआत हुई 2004 में। कब हुई? तो 2004 में। एनईएफटी किस प्रकार का भुगतान तंत्र है? रियल टाइम। क्या बताएंगे? तो एनईएफटी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो एनईएफटी किस प्रकार का भुगतान तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिफर्ड नेट सेटलमेंट हो जाएगा। याद रखेंगे, डिफर्ड नेट सेटलमेंट यहां पर राइट आंसर होगा। यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? आरबीआई, एनपीसीआई, सेबी या फिर नाबार्ड? तो यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूपीआई किस प्रकार बात करेंगे, यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो एनपीसीआई हो जाएगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस किसके अधीन कार्य करता है? सेबी, एनपीसीआई, आरबीआई, आईआरडीएआई? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या पूछा गया है? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम किसके अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है एनपीसीआई के अधीन। किसके अधीन? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस किसके अधीन कार्य करता है? एनपीसीआई हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा किस वर्ष लागू हुआ? तो 1999 इसका राइट आंसर होगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 7, 8, 9 या फिर 10? तो बताएंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 9%। कितना? तो 9% इसका राइट आंसर होगा। रेपो रेट कौन तय करता है? पूछा गया है कि रेपो रेट कौन तय करता है? वित्त मंत्री, संसद, एमपीसी या फिर सेबी?
तो रेपो रेट कौन तय करता है? आपसे पूछा गया है कि रेपो रेट कौन तय करता है। तो रेपो रेट जो है ये एमपीसी के द्वारा, किसके द्वारा? तो एमपीसी राइट आंसर होगा। व्हाइट लेवल एटीएम किसके द्वारा संचालित होता है? आरबीआई, बैंक, गैर बैंक संस्था या फिर सरकार? तो व्हाइट लेवल एटीएम किसके द्वारा संचालित होता है? व्हाइट लेवल एटीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो व्हाइट लेवल एटीएम किसके द्वारा संचालित होता है? याद रखेंगे गैर बैंक संस्था हो जाएगा। व्हाइट लेवल एटीएम किसके द्वारा संचालित होता है? तो गैर बैंक संस्था हो जाएगा। अगला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लक्ष्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कितना प्रतिशत है? 30%, 35%, 40% या फिर 42%? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लक्ष्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कितना प्रतिशत है? याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 40% है। कितना है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लक्ष्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कितना प्रतिशत है? तो ये 40% हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कब लागू हुआ? 2014, 2015, 16 या फिर 18 में? भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 2016। अगला है डिपॉजिट इंश्योरेंस अधिकतम कितनी राशि तक उपलब्ध है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस अधिकतम कितनी राशि तक उपलब्ध है? याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख तक। कितना? तो 5 लाख इसका सही उत्तर होगा। डीआईसीजीसी किसके अधीन कार्य करता है? तो वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड? तो डीआईसीजीसी किसके अधीन कार्य करता है? डीआईसीजीसी किसके अधीन कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के अधीन। किसके अधीन? तो आरबीआई सही उत्तर होगा। बेसल थर्ड नॉर्म्स मुख्यतः किससे संबंधित है? मुद्रा प्रबंधन, बैंक, पूंजी और जोखिम, विदेशी व्यापार, कर सुधार? बेसल थर्ड नॉर्म्स मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये बैंक, पूंजी और जोखिम से संबंधित है। बेसल थर्ड नॉर्म्स मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बैंक, पूंजी और जोखिम से। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई किस साधन का उपयोग करता है? सोना, सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा या फिर शेयर? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई किस साधन का उपयोग करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई किस साधन का उपयोग करता है? तो सरकारी प्रतिभूति हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई किस साधन का उपयोग करता है? तो सरकारी प्रतिभूति। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जिसको आप कहेंगे एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सेबी चेयरमैन? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री सही उत्तर होगा। भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा किस वर्ष शुरू हुई? 2010, 2013, 2014 या फिर 2016 में? तो भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा किस वर्ष शुरू हुई? किस वर्ष शुरू हुई? तो 2014 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे। मुद्रा बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 2013, 14, 15 या फिर 16 में? तो मुद्रा बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? मुद्रा बैंक स्थापित हुआ 2015 में। कब? तो 2015 में। एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 2006, 8, 10 या फिर 12? तो एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनपीसीआई की स्थापना हुई 2008 में। कब? तो 2008। जरूर याद रखेंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसको आप सीबीएस कहेंगे का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार शाखाओं को ऑनलाइन जोड़ना, कर संग्रह, शेयर ट्रेडिंग। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो शाखाओं को ऑनलाइन जोड़ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शाखाओं को ऑनलाइन जोड़ना। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी वर्ष में कम से कम
कितनी बार घोषित की जाती है? 4, 5, 6 या फिर 8। तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी वर्ष में कम से कम कितनी बार घोषित की जाती है? कितनी बार की जाती है? तो 6 बार। कितनी बार? तो 6 बार राइट आंसर होगा। एक्सचेंज रेट को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस बाजार में हस्तक्षेप करता है? शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, कमोडिटी बाजार। तो एक्सचेंज रेट को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस बाजार में हस्तक्षेप करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विदेशी मुद्रा बाजार। क्या हो जाएगा? तो विदेशी मुद्रा बाजार। दोस्तों 30 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको जरूर याद कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।